जय हिंद दोस्तों। हैप्पी मकर संक्रांति डे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, उम्मीद है। चलिए हम लोग देखते हैं विद्युत धारा के बारे में। इससे पीछे हम लोग विद्युत धारा का दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके, देख चुके हैं। इसमें हम लोग सभी चीज के पढ़े थे, जैसे आवेश के बारे में पढ़ लिए, विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिए, फिर इसके बाद विद्युत विभव के बारे में पढ़ लिए थे, विभवांतर के बारे में पढ़ लिए थे, फिर धारा की प्रवाह जो होती है एसी डीसी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लिए थे। तो चालकता के बारे में पढ़ लिए, चालक क्या है, ठीक है, किस तरह के डिपेंडेंट करती है चालक, तीन प्रकार की जैसे होती है, तो सब हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखते हैं प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध क्या है? तो किसी चालक का वह गुण होती है, किसी चालक मतलब तार जो होगा, किसी चालक की वह गुण होती है जो विद्युत धारा की रुकावट करती है। जो विद्युत धारा को रुकावट करेगा उसको क्या कहेंगे? प्रतिरोध। जैसे सपोज मान लेते हैं हम लोग स्वेटर पहनते हैं, ठीक है, स्वेटर पहनते हैं, तो स्वेटर से क्या होता है कि जो हवाएं होती है वो हवा को हमारे शरीर से स्पर्श न करे, यानी कि रोक देता है। ठीक है, हमारे हवा थी जो बाहर हवाएं होती है उस वो हवा हमारे शरीर से स्पर्श न करे, इसलिए क्या करती है? रोक देती है। जैकेट जितने भी होते हैं रोक देती है। अब जैसे आपको हम बोले खुले मैदान में दौड़ने के लिए, तो आप स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से दौड़ पाइएगा। लेकिन अगर यही हम बोले कि जिस धान की खेत है, धान लगी हुई है, धान की फसल लगी हुई है, उसमें दौड़ने के लिए, तो आप वो उतनी अच्छी तरह से नहीं दौड़ पाइएगा। इससे क्या अथी हुआ कि जो धान के खेत है, तो धान के खेत में जो धान के फसल लगे हुए वो आपको रुकावट करेगी। तो जो रुकावट करती है उसी को प्रतिरोध कहते हैं, उसी गुण को क्या करते हैं? प्रतिरोध। तो जैसे ये एक तार है, ठीक है, इस तार में विद्युत आवेश प्रवाहित होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। बोलते बताया था आप लोगों को कि आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसमें, तो यह विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी तो इससे किसी न किसी तौर पर एक रुकावट उत्पन्न होगा। रुकावट कैसे उत्पन्न होती है, किस तरह का होता है? तो रुकावट उत्पन्न उसके कणों के माध्यम से होती है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे कि किस तरह का क्या होती है, प्रतिरोध किसके ऊपर डिपेंड पड़ता है, चालकता किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। तो जो रुकावट उत्पन्न करती है, इस रुकावट को ही हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। तो स्पष्ट रूप से आप लोग याद रखिएगा कि किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा की प्रवाह को दिशा को रुकावट उत्पन्न करती है या रोकती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको पता होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। याद रखिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बात और, जो विद्युत धारा चैप्टर है, विद्युत धारा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाती है। तो अच्छी तरह से वीडियो को देखिए और पढ़िए, समझिए। अगर इससे पीछे वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं प्रतिरोध के। प्रतिरोध बता दिए कि किसी चालक का विशिष्ट गुण होती है जो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को रोकती है। इसके बाद आगे पढ़े कि विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब ये जो प्रतिरोध होती है इसका फॉर्मूला भी होता है प्रतिरोध बराबर, ठीक है, प्रतिरोध बराबर। अब प्रतिरोध को हमेशा बड़ा आर से लिखा जाता है। प्रतिरोध को हमेशा किससे निरूपित करते हैं? बड़ा आर से। तो प्रतिरोध बराबर होता है आर बराबर वी बाई आर, वी बाई आई। वी बाई क्या होता है? आई। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वी क्या है और आई क्या है। तो वी होता है विभवांतर। वी क्या होता है? विभवांतर। ठीक है, वी क्या होता है? विभवांतर। और आई क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। आई क्या हो जाएगा मेरा? विद्युत धारा। आई बात समझ में? यानी कि हम कह सकते हैं प्रतिरोध बराबर क्या होती है? तो विभवांतर बटा में विद्युत धारा होती है। यानी आर बराबर वी बाई आई। वी बाई आई। कभी कभी पूछता है कि वी बराबर क्या होता है, यानी कि विभवांतर बराबर क्या हो जाता है। तो एक ही फॉर्मूला से तीन तरह के फॉर्मूलाएं बनाई जा सकती है। जैसे देखिए, यहाँ आर बराबर हो गया। अगर आपसे हम कोई क्वेश्चन पूछे कि वी बराबर क्या होगा, तो आई जो है इधर गुणा में, इधर क्या में, इधर भाग में, इधर गुणा में हो जाएगा। यानी कि वी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। वी बराबर आई आर, यानी विभवांतर बराबर हो जाएगा प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा। प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और ये सारे के सारे फॉर्मूले एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखते चलिए। ये तो हो गया। अगर अगला हम देखें, अगला फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो ध्यान से देखिए, आई बराबर क्या बन जाएगा? ठीक है, आई बराबर क्या बन जाएगा? तो वी बाई आर, वी बाई आर। आई बराबर क्या बन जाएगा? वी बाई आर।
तो ये भी एक फॉर्मूला हो, यानी कि कितने फॉर्मूले हो गए? 3। तो एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, विभवांतर हम लोग देख लिए। प्रतिरोध, प्रतिरोध कैसा है मतलब बता दिए, ओम होता है। और प्रतिरोध को हमेशा बड़े आर से निरूपित करते हैं। प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है V/I। V क्या चीज को दर्शाता है? विभवांतर को। और I किसको दर्शाती है? विद्युत धारा को दर्शाती है। यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं R बराबर V/I। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है V/I। कभी कभी पिछले साल प्रीवियस ईयर्स में देखिएगा, पिछले साल इसके बराबर पूछा था। विभवांतर बराबर क्या होता है? तो इसको हम लोग शॉर्ट से भी याद कर सकते हैं। एक ट्रिकली क्या होगा कि हम V बराबर फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? IR। जैसे देहाती भाषा में किसी को बोला जाता है काई आर, तो काई आर से IR को हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है? IR हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोधकता जो होती है, यानी कि प्रतिरोध, वो किसके किसके ऊपर निर्भर करती है? तो प्रतिरोध जो होती है अधिकांश चीजों पर निर्भर कर लेती है। देखते हैं, तो प्रतिरोध सबसे पहले निर्भर करती है चालक की प्रकृति पर। किसके ऊपर निर्भर करेगी? चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति का मतलब हो गया, प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरी बात हो जाता है, प्रकृति का मतलब हो गया बनावट। अब जैसे अब चालक तार ले लेते हैं, तो तार बहुते का होता है, जैसे चांदी का भी तार होती है, ये तांबा का भी तार होता है, एल्युमिनियम का भी तार होता है, लोहे की तार होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किस तार की प्रतिरोध अधिक होगा? तो प्रतिरोध का मतलब आपको पता हो गया कि रुकावट होता है। जैसे हम अभी बताए, ऑप्शन दिए कि चांदी, चांदी के तार हो गया, ठीक है, तांबा का तार हो गया, तांबा के बाद एल्युमिनियम का तार हो गया, इसके बाद लोहा का हो गया, यानी कि Fe का हो गया। अब इन चारों में से आप अपने से देखिए कि कौन कौन से ऐसे तार है जिसमें प्रतिरोध यानी कि रुकावट ज्यादा होगा। रुकावट किसका ज्यादा होना चाहिए? विद्युत का। तो विद्युत का ज्यादा रुकावट को इसमें ज्यादा होगा। तो स्पष्ट हम लोग देखते हैं कि विद्युत का रुकावट सबसे अधिक इसमें हो गई लोहा में, यानी कि इसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। और सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम कौन हो जाएगा? चांदी। आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि चांदी की जो होती है, ठीक है, वह विद्युत का अच्छा सुचालक पदार्थ होती है। चांदी सबसे अधिक, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे अधिक विद्युत का सुचालक पदार्थ कौन है? तो चांदी होती है। इसके बाद तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सबसे ज्यादा सुचालक होगा, यानी कि जो सब जिसकी चालकता सबसे अधिक होगी, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक इसमें कौन होता है? चांदी। और सबसे कम किसका होता है? लोहा का। तो इसमें जब लोहा में विद्युत का करंट यानी कि सप्लाई कम होगी, तो प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, तो इसी का हो गया कि सबसे पहले चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरी बात होता है कि चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, लंबाई के ऊपर भी डिपेंड करता है, चालक की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा होता है अनुप्रस्थ, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और चौथा जो होता है वह ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? ताप के। यानी कि ये जो प्रतिरोध होती है, ये 4 चीजों पर डिपेंड करती है कि किस तार में कितना प्रतिरोध अधिक होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये 4। सबसे पहला तो जो चालक होगा, जिस तार में लाइन को प्रवाहित यानी कि लाइट को हम लोग करंट को प्रवाहित कर रहे होंगे, उसकी प्रकृति कौन सी होगी, इसके ऊपर प्रतिरोध का निर्माण निर्भर करेगा। दूसरा, चालक के लंबाई के, यानी कि कितना अधिक लंबा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा हो जाता है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि उसके अगल बगल के जो तारे होती है उसके ऊपर निर्भर करती है। जैसे अब तार है, ये इसका तार है, अब इसमें भी हमेशा काट कूट के जोड़े हुए हैं। जितने काट के आप जोड़िएगा, प्रतिरोध उतना ही क्या होती है? अधिक होती जाती है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। और चौथा किसके ऊपर निर्भर करती है? ताप के ऊपर निर्भर करती है। अब देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि चालक की प्रकृति तो समझ में आ गया कि जिस जिस पदार्थ का बना होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि इसमें हो गया कि भिन्न भिन्न चालक पदार्थ के, भिन्न भिन्न चालक पदार्थ के प्रतिरोधकता क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। दूसरी बात है कि चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जितनी अधिक होती है, प्रतिरोध का मान भी अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। और चौथा नंबर पर हो जाता है ताप, यानी कि किसी चालक तार में, जो चालक तार की है उसकी ताप अगर बढ़ती है, यानी कि हीटिंग होता है, तो जितने ताप बढ़ेगा प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है, प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा।
क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो हम लोग देखें कि प्रतिरोध की जो मान होती है कितने के ऊपर डिपेंड कर गई, चार चार चीजों के ऊपर निर्भर कर गई। फिर से हम लोग प्रतिरोध को देख लेते हैं। हम बताया कि किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा को रोकावट उत्पन्न करती है प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को हमेशा आर से निरूपित करते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध बराबर V/I होता है। V निरूपित करता है विभवांतर को और I निरूपित करता है विद्युत धारा को। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं R बराबर V/I, या फिर V बराबर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो V बराबर होता है IR या I बराबर VR। एक ही फॉर्मूला सब एक ही से बना गया। अब प्रतिरोध किसके किसके ऊपर निर्भर करती है, तो प्रतिरोध जो होती है सबसे फर्स्ट में चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगी, दूसरी चालक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, तीसरी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, और चौथी जो होती है वो ताप के ऊपर निर्भर करती है। चालक की जो प्रकृति है यानी कि भिन्न भिन्न चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद चालक की लंबाई, चालक जितनी की लंबाई अधिक बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ये भी क्या होती है, अधिक होती है। फिर अगला है ताप, जितनी चालक की ताप बढ़ती है प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है प्रतिरोधकता का मात्रक। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक, तो आप प्रतिरोधकता का मात्रक पूछता है तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम प्रति मीटर होता है, ये भी याद रख लीजिएगा, प्रतिरोधकता। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम प्रति मीटर होता है। क्या हो जाएगा, प्रति ओम प्रति मीटर मीटर होता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, ओम का चिन्ह हो गया, ये किसका चिन्ह हो जाता है, ओम का, ये ओम हो जाएगा और प्रति का चिन्ह देंगे और यहाँ लिख देंगे मीटर। या फिर इसी को अन्य तरीका से लिखा जाता है ओम और मीटर जो होगा नीचे, प्रति का मतलब बटा में होता है, ये नीचे हो जाएगा और ये ऊपर में जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि ओम मीटर -1। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम प्रति मीटर होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक मीटर और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम प्रति मीटर। ठीक है, ओम प्रति मीटर होता है। मिश्र धातु की जो प्रतिरोध होती है, मिश्र धातु की जो प्रतिरोध होती है वो ताप बढ़ने पर, मिश्र धातु की जो प्रतिरोध होती है वो ताप बढ़ने पर नहीं बढ़ता है। मिश्र धातु की जो प्रतिरोध होती है वो ताप बढ़ने पर वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, जिस इसमें बताया कि चालक जो था वो ताप बढ़ने पर बढ़ रहा था, प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ रहा था, लेकिन मिश्र धातु का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान नहीं बढ़ता है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं ओम का नियम में। इसके बाद किसको पढ़ना है, ओम का नियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट, आप लोग VVI दम है, इसको याद कर लीजिएगा दम। ओम का नियम, ओम का नियम को याद रखना है। तो ओम का नियम क्या है इसके बारे में देखते हैं, ओम का नियम के बारे में देखते हैं। ठीक है, वो किसके किसके पहले बीच को संबंध को दर्शाती है, तो ये भी आप लोग याद रखिए कि किसके किसके बीच के संबंध को दर्शाती है। तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध को दर्शाती है। ओम का जो नियम होता है वह विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध को दर्शाती है। यानी कि ओम के नियम में हम लोग इस चीज को देख लेना है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा और किसके बीच, विभवांतर के बीच, और विभवांतर के बीच, विभवांतर के बीच के संबंध को दर्शाती है। इस नियम के अनुसार क्या कहा जाता है, तो इस नियम के अनुसार क्या बताया गया कि विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा वह किसके समानुपाती होता है, सब विद्युत धारा जो होती है विभवांतर के समानुपाती होता है। लेकिन इसमें लग गया, ठीक है, लेकिन जो प्रतिरोध होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होती है। प्रतिरोध को क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती। तो विद्युत धारा को हम लोग क्या लिखते हैं, I, यानी कि I समानुपाती हम लोग क्या लिख देंगे, विभवांतर को किससे निरूपित करते हैं, V से, यानी कि I समानुपाती V। ये पहला मान लेते हैं समीकरण हो गया। अब दूसरा हो जाएगा कि I जो होती है यह किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो प्रतिरोध यानी कि R के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो ये हो जाएगा दूसरा। अगर इस तरह से हम दोनों समीकरण को संतुलित करें या देखें तो इसमें हम पाएंगे कि I बराबर जो होती है, I बराबर, देखिए ध्यान से देखिए, वही वाला फॉर्मूला सेम टू सेम हो गया। I बराबर क्या लिख देंगे, V, और बटा में क्या रहेगा, I अति R, V बटा में R। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, I बराबर क्या लिखा हुआ है, V/R।
ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मूला से यहाँ से हम, तो इसमें जो थी ओम का नियम जो था, इस नियम के आप लोग याद रखिएगा कैसे। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ओम का नियम हेडिंग डालिएगा। उसमें याद रखना है कि ओम का जो नियम है किसके किसके बीच संबंध को दर्शाती है, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध को दर्शाती है। ओम का नियम के अनुसार क्या कहा गया कि विद्युत धारा जो होती है यह विभवांतर के समानुपाती होती है, और तथा प्रतिरोध के व्युत कर्मानुपाती होती है, तथा क्या होती है, प्रतिरोध के व्युत कर्मानुपाती होती है। ठीक है, इतना तक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ तक तो देख लिए थे, सेम यही फॉर्मूला का यहाँ थी बन गया। तो अब इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें जो होती है, तो विभवांतर का मान यदि दुगुना कर दिया जाए, नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिएगा, यदि विभवांतर का मान दुगुना होती है तो विद्युत धारा का मान भी दुगुना हो जाता है। लेकिन इसमें लेकिन कर दीजिएगा, परंतु विद्युत विभवांतर का मान अगर आधा करते हैं तो विद्युत धारा के भी मान आधी हो जाती है। यानी कि किसके ऊपर निर्भर कर गई, विभवांतर के ऊपर निर्भर कर गई। कौन निर्भर कर गया, विद्युत धारा निर्भर कर गया। ठीक है, विद्युत धारा निर्भर कर गया। ओम के नियम में, ओम के नियम में अगला पॉइंट लिखेगा कि ओम के नियम में ताप को हमेशा अचर रखा जाता है, ताप को हमेशा अचर रखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के एग्जाम में जब आप लोग दीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि ओम के नियम के अनुसार किसको अचर रखा जाता है। तो ओम के नियम के अनुसार जो होती है अचर, वो किसको रखा जाता है, ताप को, ताप को अचर रखा जाता है ओम के नियम में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिरोध होती है, प्रतिरोधों को क्रमशः दो प्रकार से संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है। दो प्रकार के क्रमों में संयोजित किया जाता है। पहला नंबर पर होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा नंबर पर होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम का मतलब हो गया एक वन नतीजे से हो गया, जिसे यहाँ किसी को जोड़ दिए, फिर इस तरह से जोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 इस तरह से जोड़ते हैं, जो श्रेणी क्रम होती है। और समांतर क्रम में क्या हो जाएगा कि जैसे एक कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन के जस्ट एक तो और लाइन को लेकर चले जाएंगे, तो ये हो जाता है समांतर क्रम। तो प्रतिरोध को दो तरह से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन का आप फार्मूला याद रखिएगा। तो श्रेणी क्रम यानी कि आर बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस बताए थे, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध होता है। तो आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, यानी कि जितना आपको प्रतिरोध दिया रहेगा वो अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर बैठाकर निकाल दीजिएगा। ये श्रेणी क्रम का हो गया। और समांतर क्रम का, तो समांतर क्रम का होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 और प्लस में 1/R3 ठीक है, इस तरह के डॉट डॉट करके निकाल दीजिएगा। तो आप लोग दो ही चीज याद रखिए कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये है, डायरेक्ट इसमें 1 2 3 कर देना है, और जब समांतर क्रम में आएगा तो बटे में करके करना है। ठीक है, बटे में करके कर देना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि श्रेणी क्रम का संयोजन किस तरह का क्रम अगर देखें एग्जाम में देखने को मिले फिगर, तो कैसे मिलेगा। तो जैसे देखिए एग्जाम में फिगर किस तरह का मिलेगा, जैसे पहला फिगर जैसे हम बनाते हैं तो इस तरह का रहेगा। ठीक है, इस तरह के, इस तरह का हो गया। तो इसको हम लोग मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2 और इसको मानते हैं R3। अब आपसे पूछेगा ये जो चालक तार है, इस चालक तार में कितना प्रतिरोध है, तो यानी कि हम लोग क्या निकालेंगे, R बराबर, डायरेक्ट निकालेंगे R बराबर। तो ये जो R1 का जो मान दिया होगा तो लिख देंगे R1, जो R2 का मान दिया होगा तो R2, और जो R3 का मान दिया होगा प्लस में R3। अगर और आगे दिया होगा तो और आगे करेंगे, नहीं दिया होगा तो इतने पर छोड़ देंगे। अब ये तो हो गया श्रेणी क्रम का। अब समांतर क्रम का फिगर कैसे होता है, तो देखिए समांतर क्रम का फिगर इस तरह का होगा। यहाँ से ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ प्रतिरोध को बनाएंगे। ठीक है, इस तरह का ड्रॉ कर दिए, फिर यहाँ से प्रतिरोध को बनाएंगे, इस तरह का ड्रॉ कर दिए, फिर यहाँ से निकलेगा और यहाँ प्रतिरोध बनेगा। अब आपसे बोलेगा कि इसको किस क्रम में जोड़ा गया था, तो इसको जो है देखिए एक दूसरे के दूर से क्या है, समांतर क्रम में ही है। तो समांतर क्रम यानी कि जो चालक तार है इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करने को, तो ये दोनों को आप लोग समांतर क्रम में निकालिएगा। तो अब समांतर क्रम का फॉर्मूला भी तुरंत बताए, देखिए 1/R बराबर होता है, तो लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इन दोनों को तार को जोड़ते हैं तो एक औसत मान निकलेगा जो बीच से होगा, और जो बीच वाला जो मान होगा, तो अब इसको और इसको देखिए तो दोनों किस क्रम में जुड़ गया, श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है तो इस दोनों का मान के औसत निकलेगा, इसका मान,
और ये दोनों को जोड़ के बना दीजिएगा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। तो इस तरह से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देने को देता है और पूछता भी है, तो और इस तरह का आप लोग को फिगर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट जो होती है वो अपने अनुकूलन, जिस तरह की अपना मानसिक क्षमताएं होती है उस तरह से बढ़ाइएगा और देखिएगा, ध्यान से पढ़िए। मतलब कि अब ज़्यादातर एग्जाम के समय नहीं बच गया है, हम वीडियो लंबा भी बना सकते हैं, लेकिन छोटा वीडियो इसलिए शॉर्ट करके बनाया जाता है ताकि देखने में सहूलियत हो, आसानी हो। और अच्छी तरह से आप लोग के केवल वीडियो से नहीं, किताब से भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो आप लोग पढ़े हैं उसको फिर से रिवीजन कीजिए, अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए। जब आप लोग अच्छा से परसेंटेज अच्छी तरह से मार्क्स से पास कीजिएगा, ठीक है, तो सारी की सारी खुशी आप लोगों के साथ में मिलेगी। मैट्रिक जो होती है वो पहले कदम की तरह से बढ़ा जाता है। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, बिंदास मस्ती से दम पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।